तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहती है? कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहती है कि अगर किसी ट्राइंगल में, अगर आपने एक लाइन बनाई कोई तो भी, जो दोनों साइडों को बराबर रेशो में बांट रही है, वो खुद कह रहा है कि अगर रेशो बराबर बट रहे हैं तो ये बीच वाली लाइन थर्ड वाली लाइन के क्या होगी? पैरेलल होगी। बीपीटी थ्योरम क्या कहती है कि अगर लाइन पैरेलल है तो साइड के रेशियोज कैसे होंगे? कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहती है कि अगर रेशियोज इक्वल हैं तो ये लाइन इस लाइन के क्या है? पैरेलल। तो अगर मैं इसमें गिवन लिखूं तो क्या लिखूंगा? एडी अपॉन में डीबी इक्वल है ए अपॉन में ई। ठीक है, तो रेशियोज मैंने इक्वल करा दिए। अच्छा, मुझे टू प्रूव क्या करना है? बिल्कुल सही बात है, मुझे टू प्रूव करना है कि ये जो डी ई लाइन है ये पैरेलल है बी सी के। ये मुझे प्रूव करना है। आइए सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। प्रूफ है तो ऑब्वियसली बात है, आपको कंस्ट्रक्शन ध्यान रखना है। अब आप क्या करेंगे कि भाई ये वाली लाइन तो चलो बी सी के पैरेलल नहीं है, तो अगर ये पैरेलल नहीं है तो बाय कंस्ट्रक्शन मैं डी से एक ऐसी लाइन बना रहा हूं जो कि पैरेलल होगी, और मैं उस लाइन का नाम क्या देने वाला हूं? डी एफ। और ये किसके पैरेलल होगी? बी सी के। ये आप यहां पे लिखेंगे, आप लिखेंगे ड्रॉ डी एफ पैरेलल टू बी सी। आपने बाय कंस्ट्रक्शन एक काम किया है कि आपने जानबूझकर डीएफ लाइन ऐसी बनाई है जो कि बीसी के पैरेलल है। और हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि डीई पैरेलल है किसके? अरे किसके? बीसी। समझ में आई बात? अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ, जब लाइनें पैरेलल होती हैं तो रेशियोज कैसे होते हैं? इक्वल। तो इसका मतलब अगर डीएफ वाकई में ही पैरेलल है, देखो ब्लूप्रिंट देख लो पहले, अगर डीएफ वाकई में ही अगर पैरेलल है तो आपको नहीं लगता कि एडी अपॉन में डीबी इक्वल होना चाहिए किसके? एएफ अपॉन, क्यों? बाय बीपीटी। भाई बीपीटी थ्योरम कहती तो थी कि लाइनें अगर पैरेलल हैं तो रेशियो कैसे होंगे? इक्वल। तो भाई मैंने बाय कंस्ट्रक्शन लाइन पैरेलल बनाई है तो रेशियो कैसे होंगे? इक्वल। अच्छा, मुझे गिवन में क्या चीज है कि एडी अपॉन में डीबी ऑलरेडी इक्वल है किसके? ए अपॉन। अब अगर आप इस चीज को देखें और इस चीज को एनालाइज करो तो ये और ये पूरा और ये ए ई तक और ये दोनों ही किसके इक्वल हैं? ए डी अपॉन डी डी बी के। देखो गौर कर लो दोनों में। भाई ए एफ अपॉन एफ सी भी किसके इक्वल है? ए डी अपॉन डी बी के। ए ई अपॉन ई सी भी इक्वल है किसके? ए डी अपॉन में डी बी के। तो मतलब कुछ भी करो, मतलब पैरेलल लाइन है तो उसने तो वैसी रेशियो इक्वल करे हुए हैं, और जो लाइन पैरेलल नहीं है उसका तो गिवन रेशियो इक्वल करवा रहा है। तो दोनों ही किसके इक्वल हैं? एडी अपॉन डीबी के। अगर मैंने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बना लूं और मैंने क्या करवा दूं? कंपेयर, तो आपको नहीं लगता कि ए ई अपॉन ई सी इक्वल होगा ए एफ अपॉन? हाँ या ना? सही है। इसमें किसी को डाउट है तो बताइए यहां तक। ठीक है, अच्छा जी। अब देखो भाई, आपने मतलब ए एफ अपॉन एफ सी किसके इक्वल है? ए डी अपॉन डी बी के। और ए ई अपॉन ई सी किसके इक्वल है? ए डी अपॉन डी बी के। मतलब दोनों ही आपस में इक्वल है, और दोनों के दोनों कहीं ना कहीं किसके इक्वल है? ए डी अपॉन डी बी के। ठीक है, एक बार दोबारा इसको करेंगे। तो सबसे पहले आपने एक ट्राइंगल बनाया ए बी सी, और डी ई एक लाइन बनाई, और फिर बाय कंस्ट्रक्शन आपने डी एफ एक लाइन बनाई जो कि पैरेलल है किसके? बीसी। अच्छा, गिवन क्या लिखेंगे करवे इसमें? ए डी अपॉन में डी बी इक्वल है ए ई अपॉन ई सी।
देखो मुश्किल नहीं है, समझ लेंगे तो मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, टू प्रूव क्या करना है वो बताइए। आपको पैरेलल, आपको शो करना है कि डी ई जो है वो पैरेलल है किसके, बी सी। अच्छा जी, और यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन भी किया था। कंस्ट्रक्शन क्या था कि हमने एक लाइन ड्रॉ करी है, ड्रॉ डी एफ पैरेलल टू बी सी। आपने एक लाइन ड्रॉ करी है डी एफ जो कि पैरेलल है किसके, बी सी के। और यहाँ पे आपने अपना प्रूफ स्टार्ट किया है, और प्रूफ जो हमने शुरू किया है तो इसमें अब आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या किया आपने, सबसे पहले आपने बोला कि भाई जो पैरेलल के थ्रू रेशो है तो वो ले आओ, और एक जो गिवन है वो ले आओ। दोनों ही रेशो किसके इक्वल हैं, एडी अपॉन टीबी के। जो दूसरी साइड जहां पैरेलल लाइन अलग अलग नहीं है बल्कि सेम ही है डी पॉइंट पर, दोनों के रेशियोज ही किसके इक्वल हैं, एडी अपॉन टीबी के। आइए लेके आते हैं इसको, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखोगे कि भाई डीई पैरेलल है किसके, बीसी के। सॉरी डीई नहीं, डी एफ। हाँ जी, डी एफ पैरेलल है किसके, बीसी के। रीजन, अरे बोलो रीजन, बाय कंस्ट्रक्शन। अब अगर डी एफ बीसी के पैरेलल है तो बताओ क्या लिख सकते हो तुम, एडी अपॉन डीबी इक्वल ए एफ अपॉन बाय बीपीटी। कन्वर्स नहीं है ये, बीपीटी ही है। अच्छा जी, इसके बाद जो चीज गिवन है एक बार उसको और लिख देते हैं, एडी अपॉन में डीबी इक्वल है एई अपॉन ईसी के। रीजन, बहुत बढ़िया, गिवन। और इसे बनाइए इक्वेशन सेकंड। अब क्या करना चाहिए, कंपेयर, बिल्कुल कंपेयर करना चाहिए। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। अब फर्स्ट और सेकंड को जब आप कंपेयर कर रहे हैं तो बताओ भाई, दोनों ही एडी अपॉन डीबी के इक्वल है, तो मतलब कहीं ना कहीं ए एफ अपॉन एफ सी इक्वल है ए ई अपॉन ई सी के। भाई यहां तक तो मेरे ख्याल से किसी बच्चों को दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद बताइए क्या करना था। अब +1 बोथ साइड, जिससे ए एफ में जब आपका एफ सी प्लस हो तो ए सी पूरा बन जाए, और ए ई में भी ई सी प्लस हो तो भी क्या बन जाए, ए सी। और ए सी क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। प्लान समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। तो इसी तरीके की टेक्निक आप लगाएंगे यहाँ पे, एड वन बोथ साइड कर सकते हैं आप। तो ए एफ अपॉन एफ सी +1 और ए ई अपॉन ई सी +1 करवा दिया आपने, +1 ऐड। इसके बाद यहां पर आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा ये, ए एफ प्लस एफ सी किसके इक्वल है भाई, ये ई सी ए ई प्लस ई सी। अब ए एफ प्लस एफ सी, ए एफ प्लस एफ सी, बताइए क्या बन जाएगा, ए सी। तो आप यहाँ पे क्या बनाएंगे, ए एफ प्लस एफ सी बन जाएगा आपके पास ए सी, और अपॉन में एफ, और ए ई प्लस ई सी ये बन जाएगा आपके पास ए सी, अपॉन में ई सी। अब ए सी से ए सी क्या हो जाएगा, तो इसके ऊपर 1 1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ई सी किसके इक्वल हो गया, एफ सी के। सही है यहां तक। अब इसके बाद हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पर कि भाई ई सी और एफ सी इक्वल है। अब ध्यान रखिएगा, अब आप यहां लिखोगे दिस इज ओनली पॉसिबल, दिस इज ओनली पॉसिबल when E and F are coincide। लिख दीजिए, coincide वर्ड मैथमेटिकल वर्ड है, वो ज्यादा आपको और प्रिविलेज दिलाएगा, टीचर समझेगा, अरे सो coincide भी आता भी है। तो दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन E and F are coinciding points या coincide with each other, hence आपका, इसलिए आपका जब डी एफ पैरेलल होगा बीसी के, hence डी सी डी क्या बनाया था, डी एफ बनाया था, hence आपका डी एफ पैरेलल है बीसी के। सो
DE भी क्या होगा, पैरेलल। और आप इसे क्या करेंगे, Hence proof। समझ में आ रहा है किस तरीके से लिखना है। सो दिस इज कन्वर्स ऑफ DPT। आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, और ये एग्जाम में आता है। आपके सेट में कौन सा आएगा वो आप वेट करें, ठीक है। तो आपको दोनों आने चाहिए, कन्वर्स ऑफ BPT भी आना चाहिए और BPT भी आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर कोई सा भी अगर आपको नहीं आता है तो फिर ये मैटर ऑफ कंसर्न। ओके, और बताइए और कुछ चीज जो ट्रायंगल में मिसिंग रहेगी आपकी। चलिए, प्रोबेबिलिटी पे हम लोगों ने लास्ट डिस्कशन किया था। प्रोबेबिलिटी का मतलब था चांसेस, किसी चीज के होने के कितने चांसेस हैं, ठीक है। इस पे हमारा डिबेट कुछ ऐसा भी रहा था कि इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू जो है वो 0 है, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है। और आपकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज 0 और 1 के बीच में ही फ्लक्चुएट करती रहती हैं। जिस इवेंट की, जिस कार्यक्रम की, जिस चीज की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, ठीक है। जैसे मान लो मैं बोलूं भाई कल को बारिश होगी कि नहीं होगी, अगर इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है तो बारिश होना, ये जो काम है, इस काम को एक स्पेशल नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट्स। इम्पॉसिबल इवेंट्स का मतलब वो इवेंट्स, वो कार्यक्रम जिनकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, उनको इम्पॉसिबल बोलते हैं, ठीक है। और जिनकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है उन्हें श्योर इवेंट बोलते हैं। प्लीज, हम थोड़ा फ्लो में इसको पॉसिबल इवेंट बोल देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। 0 और 1 के बीच में जो नंबर्स आएंगे, जिनके आंसर्स वो होंगे जो 0 और 1 के बीच में आते हैं। ऐसे मान लो मैंने कोई इवेंट किया और उसकी प्रोबेबिलिटी 3/7 है, तो ये जो इवेंट है, ये इवेंट कहलाएगा आपका पॉसिबल इवेंट। पॉसिबल इवेंट। और अगर 0 है तो ऐसा इवेंट क्या कहलाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट। और अगर प्रोबेबिलिटी अगर 1 है तो ऐसा इवेंट क्या कहलाता है, श्योर इवेंट। थोड़ा सा समझिए चीज को, ठीक है। श्योर इवेंट क्या होता है, पॉसिबल इवेंट क्या होता है, इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है। ओके, नेक्स्ट चीज। और हाँ बोलो, क्या हो गया। पॉसिबल अगर 0 और 1 के बीच में तो, हाँ, पॉसिबल अगर 0 और 1 के बीच में होता है उसको पॉसिबल इवेंट कहते हैं, ठीक है। 0 होता है तो उसको इम्पॉसिबल इवेंट, पूरा 1 है तो उसको श्योर इवेंट। श्योर इवेंट की जगह सर्टेन टू हैपन भी वर्ड यूज करते हैं। सर्टेन टू हैपन का मतलब है जिसका होना निश्चित है, होगा ही, 100% कंफर्म है, जो कंफर्म इवेंट भी कह देते हैं दूसरा नाम से, ठीक है। ओके, तो इसमें फिर हमने ये भी देखा था, प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला था आपके पास, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। बिल्कुल, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। यहाँ आउटकम का मतलब क्या होता है भाई, रिजल्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये एक ही फॉर्मूला है आपके पास प्रोबेबिलिटी का। क्लास 12th में जब आप जाएंगे, देखो 10th की प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं है, मैं तुम्हें सच बताऊं तो एकदम मतलब तुच्छी है प्रोबेबिलिटी। 4 नंबर की प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आने, चारों के चारों नंबर चाहिए होंगे, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी 10th क्लास तक बड़ी आसान है। प्रोबेबिलिटी एक्चुअल आपको प्रोबेबिलिटी समझ में आएगी 12th क्लास में। 12th क्लास की जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रॉपर एक चैप्टर है, समझो, वो प्रॉपर एक चैप्टर है। तो और वो बहुत ही बढ़िया चैप्टर, ठीक है। उसमें लगभग 3-4 तरीके की प्रोबेबिलिटीज है, और हर प्रोबेबिलिटी का अपना फॉर्मूला है। तो प्रोबेबिलिटीज का अभी 10th क्लास के बेसिस पे देखें तो सिर्फ यही फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय में टोटल नंबर ऑफ, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट 3/5 है अगर किसी प्रोबेबिलिटी का आंसर, तो ये 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है, ये 1 से छोटा है। ये बात भी मैंने आपको बताई थी, फ्रैक्शन को बिना डिवाइड करे आप देख के भी बता सकते हैं कि ये 1 से छोटा रहेगा या 1 से बड़ा रहेगा। प्रोबेबिलिटी के आंसर 1 से बड़े कभी नहीं आते, ठीक है। ये वाला बताइए, छोटा है बड़ा है, कैसे पता चला। बिल्कुल, ऊपर का जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। अगर नहीं है, हाँ बोलो भाई। देखिए, हाँ बिल्कुल 4 हो सकता है, 4/5 इज अलाउड। 4.5/5 इज अलाउड।
4.9 भी चल जाएगा, 5 भी चल जाएगा, मैं तो ये भी कह रहा हूँ, लेकिन 5.1 नहीं चलेगा, मतलब 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब फेवरेबल आउटकम से ऊपर नहीं, टोटल आउटकम से बड़ा नहीं होना चाहिए। फेवरेबल आउटकम हमेशा टोटल आउटकम के बराबर हो सकते हैं या उससे छोटे ही होंगे, उनसे बड़े नहीं होंगे। बोलिए, ठीक है, समझ में आया यहां तक? ओके, नेक्स्ट एक चीज हम और थोड़ा सा यहाँ पे एनालाइज करेंगे कि अब आउटकम्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब आपको जो क्वेश्चंस आएंगे प्रोबेबिलिटी में, उनके कुछ मतलब कुछ चीजों पर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे फेवरेट जो है वो है कार्ड्स का। और कार्ड्स के बारे में पता होना चाहिए आप सब। कार्ड्स, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52 कार्ड्स टोटल हैं आपके पास, जिसमें से 2 तरह के कलर्स होते हैं, रेड और ब्लैक, और ईच कलर कैरी 26 कार्ड्स। तो 26 you have 26 रेड कार्ड एंड 26 ब्लैक कार्ड्स। टोटल कार्ड्स हैं 52, जिसमें से 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। यहां मैं कलर्स को बोल रहा हूं, 2 तरीके के कलर्स के कार्ड होते हैं, ब्लैक और रेड। अब रेड में 2 पैटर्न्स हैं, ठीक है, पैटर्न कहते हैं, और इसमें एक वर्ड यूज होता है सूट, ठीक है, SUIT, सूट। तो वो सूट का मतलब ही होता है पैटर्न। मैथमेटिकली कार्ड्स के लिए जो पैटर्न, पैटर्न नहीं बोलते वो, उसको क्या बोलते हैं? सूट, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली आपने रेड में गौर किया होगा, इस तरीके का शेप, हाँ, जैसे मतलब हम लोग ईंट भी कहते हैं, एक्चुअली में उन्होंने ईंट नहीं बनाया, उन्होंने तो डायमंड बनाया था, बट अब क्या करें, मतलब मजदूरी सोच, तो ईंट ईंट, हाँ नहीं, ईंट के लिए मना थोड़ी कर रहा हूँ भाई, मैक्सिमम लोग ईंट ही कहते हैं, हम भी ईंट ही कहते हैं भैया, हम कौन से मजदूर से बाहर हैं। लेकिन मैं तो एक बात बता रहा हूँ, क्योंकि कार्ड्स ना इंडिया वालों ने नहीं बनाए, ये तो बाहर के लोगों ने बनाए हैं, अपने लिए खेले लाते थे, फिर इंडियंस को सिखा दिया, फिर इंडियंस भी सीखने लग गए, इंडियन करने लग गए। अब ये खेलते खेलते भैया हमारे गांव के लोगों को बड़ा पसंद आया ये कार्ड सिस्टम, तो उन्होंने अपने पास, तो शहर के लोगों ने तो फिर भी कम कर दिया, लेकिन गांव के लोगों तक जब ये पहुंच गया, तो डायमंड तो बोला नहीं जाता था उनसे, तो क्या बोलते थे? ईंट। चलो ईंट, समझ में आया ना? तो वहां से इसका नाम, मतलब ये डायमंड था वैसे। और आपको ईंट मिलेगा भी नहीं कहीं, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ब्रिक बोलेंगे भी नहीं, वो आपको क्या बोलेंगे? डायमंड। तो आप डायमंड सीखिए, ठीक है। तो जो ये रेड कलर में होता है, ठीक है, और बेसिकली ये इसको डायमंड बोलते हैं ये लोग, ठीक है। हाँ जी, एक जो है ये गर्वित का फेवरेट है, हर्ट, ओके। और ब्लैक में, अरे टेढ़ा नहीं है, ये झुक रहा है, ठीक है। चलिए, तो डायमंड, प्लीज प्लीज, ओछे पर मैं कोई कॉम्पिटिशन, ओछे पर मैं कोई कॉम्पिटिशन, उसने गंदा डायलॉग मारा, मैं ऐसे गंदा डायलॉग मार के देखूंगा, प्लीज, ये बहुत गलत बात। तो डायमंड और हर्ट, यू हैव सम स्टैंडर्ड ना, मेंटेन दैट स्टैंडर्ड ना, या फिर मतलब राह चलते कुत्ते से भी लड़ जाओगे, मेंटेन दैट स्टैंडर्ड। हाँ जी, तो कार्ड्स में 2 तरीके के कलर्स हैं आपके पास, एक रेड है और एक ब्लैक है। अब रेड के 2 पैटर्न्स होते हैं, 2 सूट होते हैं, एक डायमंड एक हर्ट। इसी तरीके से ब्लैक में भी 2 पैटर्न्स हैं, 2 सूट हैं, इसमें हाँ, चिड़िया उड़ नहीं है, इस तरीके से, ठीक है। बेसिकली ये ब्लैक कलर में है, ठीक है, और एक इस तरीके का होता है, नहीं नहीं इक्का नहीं कहते, ठीक है, नहीं यार इसे एस नहीं कहते हैं, ये वाला जो है, जैसे आप लोग वैसे चिड़ी कहते हैं, ठीक है, इसको इसको वैसे क्लब कहते हैं, क्लब कहते हैं, प्लीज इसे क्लब कहते हैं, ठीक है। और जो आपका लास्ट पैटर्न है
ठीक है, इसे स्पेड कहते हैं। स्पेड को आप याद रखेंगे पेड़ के पत्ते की तरह, ठीक है, तो इट इज काइंड ऑफ रेलेवेंट, ठीक है, थोड़ा चल जाएगा, आपको मामला भी समझ में आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला है आपके पास डायमंड, दूसरा है हार्ट, तीसरा है क्लब, उसके बाद है स्पेड। ये 4 सूट हैं, 4 पैटर्न्स हैं, और चारों के चारों पैटर्न्स के जो कार्ड्स हैं वो 13 होते हैं। कार्ड्स, ठीक है, पत्ते अगर नहीं समझे, ठीक है। तो इन्हें कार्ड्स के तौर पर आप 4 तरीके के ये आपके पास पैटर्न्स हैं, और हर पैटर्न के 13 कार्ड्स हैं। और वो 13 कार्ड्स कौन कौन से नंबर से हैं? सबसे पहला के है, के स्टैंड्स फॉर किंग, ठीक है। नेक्स्ट क्यू, क्यू स्टैंड्स फॉर क्वीन, ठीक है, दैट इज जे, हाँ, जे स्टैंड्स फॉर जैक। प्लीज देखो सुनो भाई, हाँ, इसमें एक चीज और बताता हूँ, जोकर का प्लेइंग कार्ड्स में कोई रोल नहीं है, ठीक है। वो जोकर सिर्फ उन बच्चों के लिए दे देते हैं कि मैं, जैसे घर में छोटे बच्चे हैं, तो अब बच्चा जिद कर रहा है भाई खेलना है मुझे भी, तो 2 जोकर उसको पकड़ा देते हैं। ये पहले हम ऐसे ही सोचते थे, बट बाद में समझ में आया ऐसा नहीं है। एक्चुअली होता ऐसा है कि मान लीजिए कोई कार्ड गुम गया, अब उसके चक्कर में भाई पूरी गड्डी खराब होगी। अच्छा, गड्डी को डेक बोलते हैं, ठीक है, हाँ, डेक ऑफ कार्ड्स, ठीक है। और हाँ, तो फिर मतलब मैं कह रहा हूँ, अगर मान लो कोई कार्ड गुम गया तो आपकी तो वो पूरी गड्डी खत्म हो गई भाई। 52 कार्ड चाहिए, 52 है नहीं, आपका 51 है, तो फिर वो क्या करना है आपको, फिर वो जोकर वाला कार्ड उठाना है, और उसमें ना वो जे को काट कर फिर आपको वो जो भी मिसिंग है वो उसके नीचे लिख देना है, और उस कार्ड को फिर मिला लेना। ये था एक्चुअल उसका पर्पस, ठीक है। कुछ में तो जोकर भी नहीं बनाते, जोकर जस्ट फॉर द एंटरटेनमेंट वो जोकर बना देते हैं उसमें, नहीं तो कुछ तो मैंने तो इवन जो सबसे अच्छे कार्ड्स होते हैं हाई क्वालिटी के, उनमें खाली होता है वो पत्ता, ब्लैंक, और वो ब्लैंक में फिर अपने हिसाब से आप कुछ भी लिख सकते और फिर उसको ऐड करा। तो दिस इज द मेन पर्पस, ठीक है। वो बच्चों वाली जो स्ट्रेटेजी थी वो गलत थी एक्चुअली में। किंग, क्वीन, जैक, नेक्स्ट है आपके पास 10, फिर 9, 8, 7, बिल्कुल सही बात है, 6, 5, 4, 3, 2 और ए स्टैंड्स फॉर एस। इसी तरीके से इसमें भी होता है, किंग, क्वीन, जैक, ऐसे करते 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 लास्ट में एस इसमें भी आता है, किंग, क्वीन, जैक, एस, लास्ट में एस। अच्छा, ये एस है, ये इक्का नहीं है प्लीज, इक्का होता तो ई से होता, इक्का है ही नहीं, इक्का तो हमने बनाया इसको, एस हमसे बोला नहीं जाता तो हम क्या बोलते हैं, इक्का, ठीक है। तो किंग, क्वीन, जैक, और ऐसे करते करते एस। बाबू हुकुम, हुकुम हम इस वर्ड इसके लिए यूज करते हैं, स्पेड को हम हुकुम बोलते हैं, और जो क्लब है उसको चिड़ी बोलते हैं एक्चुअली में, हिंदी में अगर अगर आप पूछ रहे हैं तो। हाँ जी, अब मेरी बात सुनिए, ये जो पत्ते हैं इनको एक स्पेशल नाम दिया गया है, फेस कार्ड, इनको फेस कार्ड्स कहते हैं, मतलब थोपड़े वाले कार्ड्स, क्योंकि इन पे फेस चिपका होता है, किंग, क्वीन, जैक का फेस है इस पे, तो इनको क्या बोलते हैं, प्रॉपर फेस कार्ड्स बोलते हैं। तो इसको याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है फेस कार्ड्स पर, कि भाई रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो टोटल रेड फेस कार्ड कितने हैं? अरे रेड फेस कार्ड पूछ रहा हूं, 26 नहीं है, रेड फेस कार्ड, फेस कार्ड तो 6 है आंसर। किंग, क्वीन, जैक हर्ट के, किंग, क्वीन, जैक डायमंड के, तो टोटल 6 फेस कार्ड हैं, तो 6 अपॉन में 52 इज द आंसर। समझ में आ रहा है? टोटल आउटकम आपका 52 है, हालांकि उन्होंने कुछ और टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी डाले हैं इसमें, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही बहुत है।